नमस्ते साथियों। क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का आज हम चैप्टर नया शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, है ना। संघवाद यानी संघवाद क्या होता है ना, ये हम आज इस लेसन में पूरी तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि संघवाद होता क्या है। व्हाट इज फेडरलिज्म? Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent unit of the country। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हम ये देखें कि एक कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों के बीच में अपनी पावर की शेयरिंग करके रखना ही क्या कहलाता है, फेडरलिज्म। A federation has two levels of government. Both these levels of government enjoy their power independently of the other। दो तरीके से फेडरलिज्म में गवर्नमेंट होती है और वो दोनों अपने अपने पावर के अकॉर्डिंग कंट्री, दो अलग अलग कंट्री की मान के चले हम, तो दोनों अलग अलग कंट्री में है। जैसे कि एक कंट्री का ये एग्जांपल हो गया और एक कंट्री का ये एग्जांपल हो गया, तो दो तरीके से फेडरलिज्म को बांटा गया है। और उसमें जो ये कंट्री के जो लोग होते हैं, कंट्री के जो रूलर्स होते हैं, वो अपनी पावर का यूज करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का कौन सा है देखते हैं। फर्स्ट टाइप वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। कोई एक गवर्नमेंट है जो एक कंट्री में आती है, विच इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशन एंड नेशनल इंटरेस्ट। एक गवर्नमेंट बन जाती है और गवर्नमेंट बनने के साथ में ही वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी मुख्य बिंदुओं पर, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जो उसके राष्ट्र के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है उस पर वो काम करती है। वहीं हम बात करें सेकंड, गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ provisions or a state which look after much of the day to day administration or their state। यानी प्रांतों या राज्यों के स्तर पर सरकार जो अपने राज्यों के दिन प्रतिदिन के अधिकांश प्रशासन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन यानी अधिकांश जो प्रशासन होता है की देखभाल करती है। मतलब यानी कि कोई गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अपने और अपने राज्य के बीच में जितने भी कुछ कार्य होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उन सभी का देखभाल करेगी, यानी कि वो रन करेगी। क्लियर? तो दो तरीके से हमने समझा कि एक गवर्नमेंट वो है जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारा काम करेगी एक नेशंस में, और सेकंड वो गवर्नमेंट है जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन उस कंट्री में चलाएगी। क्लियर? हम ये देख सकते हैं कि जैसे ये गवर्नमेंट है तो ये कोई कॉलोनी जैसी गवर्नमेंट होती है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत की थी वो इस तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है। और सेकंड, ये अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो अभी है एट प्रेजेंट में, वो सारी क्या इस तरीके का एग्जांपल हो सकता है। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आई होप फेडरलिज्म आपको समझ में आ गया कि पावर का टोटली शेयरिंग करना, यानी कि आपस में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना और उसका यूटिलाइज करना, यूज करना, ये कहलाता है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म जो होती है वो दो तरीके की होती है। दो तरीके कौन कौन से देख लेते हैं। एक होता है यूनिटरी सिस्टम्स और सेकंड होता है फेडरल सिस्टम। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, यूनिटरी रहेगी यानी कि सबसे ऊपर गवर्नमेंट रहेगी, यानी एक व्यक्ति होगा। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट इसका दे रखा है, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, ठीक। और द सब यूनिट्स आर सब ऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सारा पावर होगा वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट में ही होगा, किसी भी अदर गवर्नमेंट में नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल्स और लोकल गवर्नमेंट। जो प्रोविंशियल्स होते हैं यानी स्टेट्स जो होते हैं उनको, और लोकल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, यानी इनको मानना मैंडेटरी होता है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वही स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो करेगी। नाउ थर्ड, यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि ये सारा जो पावर है किसमें है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है। थर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सुप्रीम होती है, सबसे सर्वोच्च होती है। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एक्सरसाइज ओनली पावर्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड टू देम। जो सारा जो पावर होता है वो सारा पावर किसमें समाहित होता है, किसमें इन्वॉल्व होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होता है, और वो सारे जो है निर्णय ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। देयर पावर में भी बॉर्डर्ड एंड नैरोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो वो पावर इशू किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास उसका पावर नहीं होगा, और जो भी पावर होगा वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। और उसके साथ में ही जो भी कोई ऑर्डर वगैरह निकलता है या कोई भी इंस्ट्रक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो लोकल बॉडीज को और स्टेट गवर्नमेंट को ये मानना जरूरी होता है। ये किसमें होता है, तो यूनिटरी
सिस्टम्स में होता है। क्लियर? अब देखते हैं फेडरल सिस्टम में, यानी कि संघवाद में क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, देयर आर 2 और मोर लेवल और टाइज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि या तो वो 2 लेवल पे गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल होगी एक स्टेट होगी, या 2 से अधिक हो सकती है, यानी मोर लेवल, यानी कि सेंट्रल हो सकती है, स्टेट हो सकती है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे कि अपने इंडिया में है। सेकंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द सब स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, किसी भी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना ऑर्डर पास नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि उसको ये काम करना ही करना है और उसके लिए मैंडेटरी है। अगर वे ऑर्डर निकालते हैं तो मैंडेटरी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसे माने या ना माने। ये जो है इंडिया के सब्जेक्ट्स में, इंडिया के कंट्री में ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब यहाँ पे इंडिया में ये होता है कि मैं बताऊंगा आपको फिर, लेकिन फिर आप ये समझ लें कि इंडिया जो है ना तो पूरी तरीके से यूनिटरी है और ना ही फेडरल है ना, वो बीच वाली है, यानी कि उसको को फेडरल कह सकते हैं हम, कि को फेडरल हो सकती है इंडिया। नाउ थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओवन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू ईच सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होती है, यानी कोई गवर्नमेंट पास करता है कोई ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट माने या ना माने, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। स्टेट गवर्नमेंट में कुछ भी होता है तो जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेही दे। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो है इंडिया के संदर्भ में नहीं सेट हो पा रहा है, क्योंकि जो फेडरल इंडिया पूरी तरीके से फेडरल सिस्टम नहीं है, ज़रा पावर जो है वो स्टेट के पास भी उतना ही है और इंडिया के पास भी उतना ही है ना। तो ये देखिए, जैसे कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ भी सब्जेक्ट्स पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ सब्जेक्ट्स में आंसरेबल भी रहती है। तो ये चीज़ें हैं कि ये एक मीनिंग होता है यूनिटरी का और एक होता है फेडरल, ये यहाँ बता रखा है। जैसे कि एक ही बिल्डिंग बना रखी है यहाँ पे, तो इसका मतलब सारा पावर जो है वो एक ही में रहेगा। और वहीं हम बात करें फेडरल में, तो देखिए एक ये है, उसके बाद पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर ऑफिस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये इस तरीके से बता रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, कि क्या इसके की फीचर है फेडरलिज्म के, वो देखते हैं हम। सम ऑफ द की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म सिस्टम्स आर, देयर आर 2 और मोर लेवल और ट्राइज गवर्नमेंट, ये 2 से अधिक गवर्नमेंट जो है वो हो सकती है। यानी कि हम इस तरीके से बात करें कि सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, यानी कि या तो 2 स्टेट पर रहेगी या 2 से अधिक पर रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बांट सकते हैं। डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग सिटीज में, ये सेम सिटीज में रन कर सकती है, बट ईच ट्राइब हैज इट्स ओवन जुरिस्डिक्शंस इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, सेम सिटीज में रूल कर सकती है, बट ईच हैज बीन ओवन, उनका खुद का जुडिशरी यानी कि क्षेत्र होता है, और इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशंस, टैक्सेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी विधानसभा खुद की होती है, उनका टैक्स सिस्टम कलेक्ट करने का खुद का होता है, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन जो होता है वो खुद का होता है। देखिए ये पॉइंट मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि इंडिया है, और इंडिया में क्या होता है, जैसे आप एक शहर मान लें, आपका ही शहर है कोई, ठीक है, एक्स नाम से कोई शहर है, और उस एक्स नाम के शहर में इंडिया का कोई जो लॉ होगा वो भी वहां पास होगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उसका भी लॉ पास होगा। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि जो गवर्नमेंट होती है वो सेम सिटीज में भी दोनों में रूलिंग कर सकती है। नेक्स्ट, द एक्सटेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, कि ये जो गवर्नमेंट होती है, ये इनके पास जो पावर होती है वो कौन पावर प्रोवाइड करता है, तो उसका प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से गारंटी मिली हुई है कि वो उनका जो है रूलिंग उस जगह कर सकते हैं, उनकी अथॉरिटी वहां पे हो सकती है। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन नॉट बी, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changes by one level of government। जो फंडामेंटल होते हैं किसी भी संदर्भ में, किसी भी तरीके से या किसी भी सिचुएशंस में फंडामेंटल राइट जो है वो खत्म नहीं हो सकते हैं। सच चेंजेस यानी एक गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, एक गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं कर सकती है। सम चेंजेस रिक्वायर्ड टू कॉन्सेंस ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर किसी प्रकार से उनको चेंज करना है तो दोनों गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी कि दोनों गवर्नमेंट जो है वो उसको चेंज करें। जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस जो करना होता है इंडिया में भी, तो वो भी क्या करता है कि दोनों गवर्नमेंट जो है उसकी राजी होना जरूरी है। दोनों कैसे राजी होंगे, तो वो लोकसभा और राज्यसभा, ये स्टेट्स के मेंबर भी तो हैं,
MLAs होते हैं वो वहाँ पे सेलेक्ट होकर आते हैं, तो वो दोनों क्या करेंगे, इस पर रजामंदी होगी उनकी, दोनों में वोटिंग होगी, दोनों सहमत होंगे तो जाके चेंज कर पाएंगे। यानी एक अकेली गवर्नमेंट जो है वो चेंजेस नहीं कर सकती, दोनों गवर्नमेंट को मिलकर साथ में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट को अगर कोई व्यक्ति या कोई ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो कोर्ट को ये अधिकार है कि उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो सारा काम कर सकें, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यदि कॉन्स्टिट्यूशन की तरीके से नहीं चल रही है गवर्नमेंट, तो वो उस गवर्नमेंट को कुछ कह सकता है। हम अखबारों में अधिकतर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को फटकारा या राज्य सरकार को फटकारा, तो ये क्या चीजें हैं कि कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, किसी भी गवर्नमेंट को वो कुछ भी कह सकता है, यानी वो इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। जो सोर्सेस होते हैं, कौन से सोर्सेस, रेवेन्यू के, जो पैसों के संदर्भ में जितने भी सोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्लियर होते हैं उनके बीच में कि हाँ ये इनका पैसा यहाँ से आएगा, इनके पैसे यहाँ से आएगा, इंश्योर होते हैं वो। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी कि वो फाइनेंशियल रूप से अपने ऊपर फ्रीडम रहते हैं कि ये कहाँ से इनको पैसा टैक्स सारा इकट्ठा करना है। द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। अब फेडरल सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का इनका मुख्य काम होता है। क्या होता है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ ईच कंट्री। बहुत अच्छी बात है कि दोनों गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि वो क्या करें, अपनी जो यूनिटी है यानी कि एकता है, एकता जो बना रखी है उन्होंने एक राष्ट्र के लिए, तो वो क्या होना चाहिए, सुरक्षित रहे। द अकाउंटेड रीजन्स और डाइवर्सिटी यानी कि रीजनल डाइवर्सिटी यानी कि जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं। जैसे भारत की बात करें तो बिहार में अलग जो कल्चर है वो है, राजस्थान में अलग कल्चर है, साउथ में अलग कल्चर है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, रीजनल डाइवर्सिटी जो है, उसका भी गवर्नमेंट जो है वो ध्यान रखे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा की फीचर्स क्या होते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड। यस, डिफरेंट रोड्स थ्रू विच फेडरेशंस कैन बी फॉर्म्ड। जो फेडरेशंस होता है वो दो तरीके से बनाया जा सकता है। नाउ कौन कौन सा होता है देखते हैं। Two aspects are circle for the institution and practices of federalism, mutual trust between the government of different level and एग्रीमेंट टू लिव टूगेदर। देखिए ये कॉमन सेंस भी होना चाहिए किसी गवर्नमेंट के बीच में, और ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो एक राष्ट्र के लिए, दोनों जो है जनता के लिए काम करें। दूसरी बात क्या है कि म्यूचुअल ट्रस्ट दोनों के बीच में होना चाहिए। यदि कोई लॉ बन रहा है या कुछ भी काम हो रहा है तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, हाँ ये मेरे साथ अनजस्टिस या इनजस्टिस नहीं करेगी, किसी प्रकार की कोई गलत नहीं करेगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रोड्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। दो प्रकार से जो है फेडरेशंस किया जा सकता है। किस प्रकार से किया जाता है, फर्स्ट देखिए The first road involves independent states coming together on their own to form a bigger unit। देखिए क्या होता है, जो छोटे छोटे राष्ट्र होते हैं यानी कि इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, है ना, राज्य है, स्वतंत्र राज्य जो है वो क्या करें, देयर ओवन फ्रॉम बिगर यूनिट। वो जो छोटे छोटे राज्य हैं वो जो स्वतंत्र हैं वो क्या करें, आपस में मिलके काम करें, यानी कि मिलके एक राष्ट्र बनाए। तो उसी प्रकार से जैसे कि दे काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर कहते हैं इनको। छोटे छोटे राज्य आपस में फ्रीडम है, कोई उनके कुछ भी, जैसे उसका किंग अलग था, सब कुछ अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन वो आसपास हैं, तो ये क्या करें कि आपस में मिल जाएं और एक बड़े राष्ट्र के नाम में नेशंस को नेशंस बना दें। ऐसा कैसा एग्जांपल हम मैं समझा, देखो कैसे एग्जांपल अपन समझ सकते हैं। फेडरेशंस इज फॉर्म्ड इन यूएसए। जैसे यूएसए, तो यूएसए देखो कि इस प्रकार से 13 कॉलोनीज इनमें बनी हुई थी, ठीक है, इस प्रकार से छोटी छोटी 13 कॉलोनीज बनी हुई थी। तो 13 कॉलोनीज बनी हुई थी, तो इन्होंने क्या किया, आपस में फ्रीडम थी, तो फ्रीडम थी तो ये दोनों सब आपस में मिल गई, और मिलने के बाद ये पूरा यूएसए इस प्रकार से फॉर्म हो गया, यानी कि यूएसए बन गया था। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है यूएस जिस प्रकार ये स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के साथ में ही अलग अलग है, इनके टेरिटरी अलग है, इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अलग है, लेकिन नए स्ट्रक्चर के रूप में आ जाते हैं, है ना। भारत की स्टोरी इसके संदर्भ में अलग है। वहीं हम एग्जांपल देखें स्विट्जरलैंड का, वही देखें ऑस्ट्रेलिया का, तो ये सब क्या है, इसी प्रकार के कुछ एग्जांपल हैं। द सेकंड रूट इज दैट द लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इन इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। दूसरी प्रकार किस प्रकार से एक फॉर्म तो बना हुआ है, जैसे कि मान लो ये भारत है और ये भारत का स्ट्रक्चर तो बना हुआ है कि इस प्रकार का भारत है और इस प्रकार के भारत में सारे लोग भाग रहते हैं, शुरू से ऐसा चला हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या, पहले जो स्टेट्स है वो अलग अलग थे, लेकिन थे तो भारत में, है ना। ऐसे आज़ादी से पहले जो स्टेट्स बने हुए थे वो सारे अलग अलग बने हुए थे। तो ऐसे कितने स्टेट्स थे, तो 527 स्टेट्स जो थे वो फ्रीडम थे भारत के अंदर, लेकिन उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था, भारत कहा जाता था।
तो ये क्या कर सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करें और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करने के साथ में सभी जो है आपस में एक राष्ट्र बन जाए। और यही स्टोरी हुई भारत की कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ में पूरे जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन ने आपस में जोड़ दिए और साथ में सब क्या हो गया, एक हो गया। तो ये देखिए इसी प्रकार से दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर। अब इसको क्या कहते हैं, देखिए जो फ्री है लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ में आए तो आने को क्या कहता है, कमिंग टुगेदर। तो वो फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया, कमिंग टुगेदर, है ना, ये कमिंग टुगेदर। और थर्ड सेकंड अंदर ही है, वही होल्ड है, मतलब उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और आपस में मिल गए, तो उनको क्या कहेंगे, होल्डिंग टुगेदर। कहाँ गया, हाँ, होल्डिंग टुगेदर। यानी पहले तो जो आपस में थे वो आए और चिपके, तो इसका मतलब क्या हो गया, कमिंग टुगेदर। और पहले से जो थे वहीं होल्ड किया उन्होंने और सिर्फ स्ट्रक्चर बदला और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने चेंजेस किया, तो ये क्या है, होल्डिंग टुगेदर। फेडरेशन इज फॉलोड इन इंडिया, स्पेन, बेल्जियम और कंट्री। जैसे कि इंडिया का है, स्पेन का है, बेल्जियम का, कुछ इस प्रकार से एग्जांपल है। तो ये दो प्रकार से हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर और क्या एक होता है होल्डिंग टुगेदर। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि कमिंग टुगेदर क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब एक क्वेश्चन आया है आपके सामने कि व्हाट मेक्स अ फेडरल, हाँ, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इंडिया क्या फेडरल कंट्री है, तो हम उसे पूरी तरीके से फेडरल कंट्री नहीं कह सकते हैं। नाउ फर्स्ट, ऑल द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम अप्लाई टू द प्रोविंसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो है उसमें जो फेडरल है उसके सभी प्रावधान सम्मिलित हैं, लेकिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ने जो सभी देखिए फेडरल के सारे गुण उसमें हैं, यानी सारे जो है फीचर्स उसमें है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने थ्री फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनको क्या कर दिया है, बांट दिया। किसको किसको बांट दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को। द थ्री लिस्ट आर मेंशन्स बिलो। अब एक एक लिस्ट देखते हैं कि थ्री लिस्ट में कौन कौन सी लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी कि जो केंद्र सूची होती है, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशंस इंपॉर्टेंट सच एज द डिफेंस और द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, communications and currency. The union government alone can make law relating to the subject mentioned in the list. इस लिस्ट में यानी कि यूनियन लिस्ट में जो सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अब क्या होते हैं यूनियन लिस्ट, और ये पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए इंडिया को क्या किया है कि इंडिया की जो पावर की जो स्ट्रक्चर है उसको क्या किया, तीन भागों में बांट दिया है, ठीक है। पावर को तीन भागों में बांट दिया। तीन भागों में कौन कौन से हैं, फर्स्ट हो गया यूनियन लिस्ट, सेकंड हो गया है अपने स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब क्या होता है, यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जो सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स पे जो लॉ है, जो ऑर्डर है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको मानना मैंडेटरी है किसी भी हालत में, और वो यूनियन गवर्नमेंट ही उस पर क्या होगा, रूल्स बना सकेगी। स्टेट गवर्नमेंट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स क्या होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट बनाता है उसी सब्जेक्ट पे तो एक कॉमन लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास में खुद का पावर है कि वो जो इस लिस्ट में दे रखे हैं, सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उस सब्जेक्ट पे वो खुद जो है निर्णय ले सकता है और खुद उस पर कानून बना सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि यूनियन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बात माने ही माने, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग चलेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके लिए फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वही बात करें हम कॉन्करेंट लिस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है ये। इस पर दोनों लेवल की गवर्नमेंट काम कर सकती है, स्टेट लिस्ट भी, स्टेट गवर्नमेंट है वो भी काम कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट, जैसे यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसे मान सकता है और नहीं चाहे तो नहीं मान सकता है। उसी तरह के अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो क्या होगा, लास्ट में मैंडेटरी होगा बनाना। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें अपना लॉ खुद बना सकता है, यूनियन उस जो कॉमन चीज आ रही है उस पर, है ना, जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। अब जैसे कैसे सर बता दूंगा आपको, एजुकेशन, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई हो गई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें अप्लाई नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे तब उस पर क्या कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर लगा सकता है, जो स्टेट न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अपना सकता है। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आरबीएसई, कभी कभी आरबीएसई चलाया जाता है, कभी उस पर एनसीईआरटी चला दी जाती है। तो ये जो एजुकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट में। अब जैसे कि केंद्र सरकार ने कह दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगेगी, तो अभी कोई गवर्नमेंट चाहे तो उसकी जब तक इच्छा है तब तक वो नहीं लगा सके, है ना। तो ये हो जाता है कॉमन लिस्ट। अब देखते हैं कौन सी ऐसी लिस्ट है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर मैंडेटरी है कि वो उसको लगाना ही लगाना है। जैसे मान फर्स्ट है
फॉरेन अफेयर्स, है ना, जो विदेशी संबंध होते हैं जितने भी, वो सारे क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी होती हैं। कम्युनिकेशन, जैसे आईटी सेक्टर्स में आप देखते हैं कम्युनिकेशन, ट्राई के जितने भी आप लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, रिचार्ज प्लान करना, ये ट्राई तो करती है कि डिसाइड कि कितना रिचार्ज प्लान होगा, क्या रिचार्ज प्लान होगा, कंपनी ऑर्डर देती है, कंपनी कहती है उनकी ये सारी रहेगी, तो ये सारी क्या होगा, कम्युनिकेशन का। करेंसी, अब देखिए करेंसी पे अब स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने नोटबंदी करा दी, है ना, तो नोटबंदी करा दी तो उन्होंने क्या किया, करेंसी पे था वो सारा, और स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकी, उसको बंद करना ही पड़ा। तो ये सारी क्या हो गया करेंसी में। अब एक है डिफेंस, रक्षा, अब जितने देखिए आर्मी जितनी भी होती है वो किसके अंडर में होती है, तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती, वो होती है सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और उसका जो सब्जेक्ट आता है यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। तो ये सारे जो आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ये सारे क्या होंगे, इस पे जो लॉ बनाना होगा वो यूनियन गवर्नमेंट अकेला बनाएगा। वहीं बात करते हैं हम सेकंड की, स्टेट लिस्ट की। अब स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट खुद काम बना सकता है। इट्स कंटेंट्स सब्जेक्ट और स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, जैसे कि पुलिस में, ट्रेड में यानी कि व्यापार क्या करना है, कॉमर्स में, ठीक है, एग्रीकल्चर में और इरिगेशन सिंचाई में। द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग द सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट। जो ये लिस्ट में है, जैसे कि इरिगेशन सिंचाई में हो गया, क्या करना है, ये स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा होगी वो करेगा। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में उसको क्या करना है वो करेगा, है ना। पुलिस में किस प्रकार से चेंजेस करना है, तो ये सारी क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा। और उसके साथ में ही ट्रेड एंड कॉमर्स में उसको क्या चेंजेस करना है, कैसा ट्रेड होना चाहिए, कैसे कॉमर्स होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें राज्य में बननी चाहिए, तो ये सारा क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट उस पर अप्लाई करेगा। वही हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट, ये कॉमन लिस्ट होती है, इस पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। इट्स इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। द लिस्ट इंक्लूड्स एजुकेशन। अब इसमें देखिए, अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, तो इसमें कौन कौन सी है, जैसे कि एक एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, इस दोनों बना सकते हैं। ट्रेड यूनियन है कि यूनियन किस प्रकार से ट्रेड यूनियन बनाना है। मैरिज के लिए किस राज्य में कितने हैं बच्चे की शादी हो, कितने वर्ष में बच्चे की शादी होगी, क्या होगा, ठीक है। एडॉप्शंस यानी कि कौन सा जो गोद लेगा वो। एंड सक्सेशंस, बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। मेंशन इन दिस लिस्ट इफ देयर लॉस कॉन्फ्लिक्ट, यदि ऐसा कोई लॉ हो जाता है जिनके दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए विथ ईच अदर, द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी लास्ट में इन सब्जेक्ट्स पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो, है ना, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ बना रही है विल कंसीडर्ड, यानी कि वो जो लॉ बनाएगी यूनियन गवर्नमेंट वो मानना जरूरी ही होगा, है ना। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी में अब वो कह दे सेंट्रल गवर्नमेंट की ये मस्ट है, आपको मानना ही मानना है, तो भाई मानना पड़ेगा, लास्ट में कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार से देखिए यूनियन लिस्ट में मैंने अभी बताया, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, है ना, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस, यही कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शंस और सक्सेशंस। और वहीं बात करें हम स्टेट लिस्ट की, तो पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, ये सारी क्या है। अब ये क्या स्ट्रक्चर बताना चाह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे क्या कर रहा है, रूलिंग कर रही है, और इस पे स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है, जो लॉ है वो बना पा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्या होती है तीनों लिस्ट। तो ये फर्स्ट होती है यूनियन लिस्ट, सेकंड होती है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट जो गवर्नमेंट होगी वो लॉ बनाएंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइड, कि किस प्रकार से फेडरलिज्म जो होता है वो बेहतर होता है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, इंडिया में जो फेडरलिज्म है उसका रियल सक्सेस क्या है, तो एट्रीब्यूटेड टू इट्स नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी, यानी कि इंडिया में जो लोकतंत्र है उसके कारण क्या है कि ये जो फेडरलिज्म है वो सक्सेस हुआ है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के द्वारा जो शासन होता है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, तो ये क्या है, बाय द पीपल, ये सारा क्या है कि लोगों के लिए होता है। तो डेमोक्रेसी के कारण फेडरलिज्म भारत में बहुत अच्छी सक्सेशन रेट पे है। हैव अ लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच फेडरलिज्म इज प्रैक्टिसेस इन इंडिया। अब देखते हैं कि किस प्रकार से फेडरलिज्म है वो। देखिए ये इंडिया का ओल्ड मैप है, यहाँ पे जैसे कि बलूचिस्तान था, है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान था, है ना, ये भावलपुर था, राजपुताना था, तो ये एक ओल्ड मैप है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि आप समझेंगे इतनी सारी प्रिंसली स्टेट थी और इन सबको हमने क्या किया है, होल्डिंग टुगेदर किया है, यानी यहीं पे थी और हमने इसको होल्ड करके अलग मतलब पूरा एक अलग राष्ट्र बनाया है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये मेरा जो मेजर फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस इन इंडिया, अब इंडिया में देखते हैं कि फेडरलिज्म किस तरीके से बेटर काम कर रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है। क्लियर। सबसे फर्स्ट है लैंग्वेजिक स्टेट, भाषाई राज्य। हाँ, लैंग्वेजिस स्टेट्स यानी कि भाषाई राज्य। भाषाई राज्य कैसे हैं कि हमने किस प्रकार से जो है
जो स्टेट्स हैं 8% भी जो स्टेट्स हैं उसको अलग अलग राज्य भाषा के आधार पर हमने डिवाइडेशंस कर रखा है। द क्रिएशंस ऑफ लैंग्वेजिस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी इन इंडिया। जो भाषाई राज्य हैं वो एक बहुत ही अहम मुद्दा था भारत के लोकतंत्र में। फ्रॉम 1947 जब हम आजाद हुए 1947 टू 1917 कहें या 2023 कहें, में ऑल स्टेट वेनिस्ड एंड में न्यू स्टेट वर क्रिएटेड। इस पूरे समय काल में 1947 से 2017 तक 23 तक बहुत सारे राज्य बने हैं और बहुत सारे राज्य बनने के साथ में उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स है वो भी बदला है ना। नाउ एंड मेनी न्यू स्टेट्स वर क्रिएट, और बहुत सारे नए नए स्टेट जो है बनाए गए हैं। नाउ इसमें एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज। मैंने अभी यही बात बताई कि फिजिकल स्ट्रक्चर उनका चेंज किया गया, उसका एरिया चेंज किया गया, उसकी बाउंड्री चेंज की गई, उसके जो नाम है उसमें चेंज किया गया था। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज की यही है, तो उस प्रकार से ये तो एक अंदर की बात हो गई किसी ने, लेकिन उसी तरीके से पूरे स्टेट को भी चेंज कर रखा है ना। चेंजेस सम स्टेट्स हैव बीन फ्रॉम ऑफ पीपल स्पीक द सेम लैंग्वेज। कुछ राज्यों को इसलिए बनाया गया है क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो समान भाषा बोलते हैं। These states known as the linguistic states, और इन्हीं स्टेट्स को क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं है ना, तो ये देखिए जो ये राज्य है ना, ये देखो जैसे कश्मीरी भाषा बोलते हैं, लद्दाखी भाषा बोलते हैं यहाँ पे है ना, ये पूरा पंजाबी वाला बेल्ट है, जो पंजाब वाला सारा जो क्षेत्र है वो है ना, ये जैसे कश्मीरी, ये लद्दाखी बोलते हैं, और ये जो पंजाबी स्टेट वाले पंजाबी लोग बोलते हैं, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो ये सारे क्या है, हिंदी भाषी राज्य हैं। गुजरात जैसे कि गुजराती भाषा बोलते हैं, गुजरात के नीचे ही कुछ भिली भाषा बोलते हैं। महाराष्ट्र में जैसे कि मराठी भाषा बोलते हैं, कोनार की भाषा बोलते हैं, ये कन्नड़ भाषा बोलते हैं कर्नाटक, मलयालम केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलते हैं, तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोलते हैं, उड़ीसा में उड़ीसा भाषा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा, जैसे नेपाल में नेपाली, ये तो चलो अलग हो गई है ना। सिक्किम की बात करें तो हमें नेपाली भाषा बोलते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या है कि अलग अलग भाषाई राज्य, भाषाओं के आधार पर राज्य बनाए गए हैं। वहीं हम बात करें लैंग्वेज पॉलिसी, बहुत ही ये सेम ही है कि लैंग्वेज की स्टेट है और लैंग्वेज की पॉलिसी क्या रखी गई है वो देखिए ना। वो तो स्टेट की बात कर लेती, अब अपनी लैंग्वेज पॉलिसी की बात कर रहे हैं। सेकंड टेस्ट ऑफ द इंडियन फेडरेशंस इज द लैंग्वेज पॉलिसी। जो फेडरेशंस में है, संघवाद में है, वो एक फेडरल जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो बहुत ही मुख्य थी। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज। जिस प्रकार से हिंदी है उसी तरीके से 21 जो अदर लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में 21 लैंग्वेज जो है वो क्या कर रखी है, दर्ज की गई है कि हाँ ये मुख्य भाषाएं हैं, यानी राजभाषाएं सारी है। स्टेट टू हैव देयर ओवन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जो स्टेट्स होते हैं उनकी अलग से ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, जैसे मराठी, गुजरात में गुजराती। तो इस प्रकार से हैव गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉनकरेंट स्टेट। तो वो लोग उस स्टेट में, राष्ट्र में नहीं, स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, नेशंस में नहीं, स्टेट में वो क्या करते हैं, उस भाषा का यूज कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी हो गई, डोगरी हो गई, बंगाली हो गई, तो इस प्रकार के लोग यूज करते ही हैं उस भाषा को। तो ये दो चीजें हो गई, एक तो लैंग्वेज की स्टिक्स हो गया और स्टेट्स हो गया, और एक लैंग्वेज पॉलिसीज हो गई। अब देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है कि सेंट्रल स्टेट जो है रिलेशंस किस प्रकार से होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस, restricting the central state relations is one more way in which federalism have been strengthened in participate. Suppose no single party gets a clear majority in Lok Sabha, the major national parties can alliance with many parties, देखिए including several regional parties to form a government at the center. These lead to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government. यदि कोई ऐसी सेंट्रल और स्टेट में किस प्रकार का रिलेशन है वो देखना कि सेंट्रल स्टेट अगर कोई इस प्रकार का हो जाए, सपोज आप मान के चले हैं रिलेशनशिप्स मोर वे विच द फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथ टू पार्टिसिपेट। किस प्रकार से, तो सपोज नो सिंगल पार्टी, अगर कोई भी ऐसी पार्टी है जो बहुमत से नहीं जीती है, यानी उसके पास बहुमत नहीं है। बहुमत का मतलब होता है कि एक पार्टी को निश्चित सीटें डिसाइड होती है कि हाँ इतनी सीटें क्या होनी चाहिए, डिसाइड होनी चाहिए, इससे एक गवर्नमेंट बनेगी। मान लो अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट बने ही नहीं, जैसे अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी में है, लेकिन अगर मान लो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती मेजोरिटी में, तो वो क्या अलायंस बनाती, और अलायंस में क्या होता है, मिली जुली सरकार होती है, यानी सभी के थोड़े थोड़े दल के व्यक्ति आ जाते हैं और आने के बाद में एक जो होती है निश्चित संख्या होती है उसको क्रॉस कर लेते हैं, और क्रॉस करने के साथ में ही हम उतना डीपली नहीं जाएंगे कि एक लंबा प्रोसेस है, मैं आपको समझाऊंगा तो हम थोड़ा भटक जाएंगे, तो कभी और सब्जेक्ट में समझाऊंगा, पॉलिटिकल पार्टीज में मैं आपको समझाऊंगा, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में ही आएगा, 4th चैप्टर में। तो लोकसभा, जैसे कि लोकसभा में क्या करते हैं, वो अपनी सरकार बना लेते हैं। द मेजर नेशनल पार्टीज कैन अलायंस, यही बात बताई मैंने आपको, अलायंस यानी कि मिली जुली सरकार बना लेते हैं, है ना।
विच मैन पार्टी किस प्रकार से, जैसे समाजवादी पार्टी भी आ गई, कांग्रेस पार्टी भी आ गई, ममता बनर्जी वाली पार्टी भी आ गई, बहुजनवादी पार्टी भी आ गई, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली, और अपने बहुजन समाजवादी पार्टी भी आ गई। तो इस प्रकार से क्या हो जाए, सारी पार्टियां आ जाए, मिल जाए, और मिलने के बाद क्या करें कि ये मार्क्सिस्ट पार्टी जैसे कि साउथ वाली, तो उस प्रकार से ये लोग भाग आ जाए और मिल जाए और एक नई गवर्नमेंट बना दें। तो ये क्या होता है, ये बेहतर रिलेशंस बताता है स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में। हाँ, सिविल रीजनल पार्टीज टू फ्रॉम अ गवर्नमेंट एट द सेंटर, और ये रिलीजन जो छोटी मोटी पार्टियां होती है, बड़ी स्टेट पार्टी भी होती है और रिलीजन पार्टी भी होती है, क्षेत्रीय पार्टियां भी होती है, तो वो क्या करती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, ये एक नया तरीका है पावर शेयरिंग का, एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, और ये क्या करती है, रेस्पेक्ट करती है जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये मिलीजुली सरकार है तो रेस्पेक्ट करेगी ही, क्योंकि सभी के नेता उसमें है। तो ये बात क्या हो गई कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, उसकी रेस्पेक्ट भी करती है और साथ में इस प्रकार की नई ऑटोनॉमी बनाती है। तो ये देखिए क्या, ये एक पिक्चर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या है, चेन की तरह काम कर रहा है, इन्हें उनको दोनों को बांधे रखा है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, yes, when power is taken away from central and state government and given to the local government is called decentralization। जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया जाता है और साथ में ही लोकल गवर्नमेंट में बांट दिया जाता है, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण इस प्रकार से है ना, विकेंद्रीकरण, ये हाँ, विकेंद्रीकरण यानी कि शक्तियों के पावर को जो है अलग अलग बांटों में बांट देना। The basic idea behind decentralization is that there are the large number of problem and issues with the best settled at the local level। ये बहुत ही अच्छा तरीका है डिसेंट्रलाइजेशन करने का। ये डिसेंट्रलाइजेशन करते क्यों हैं, तो पहले एक समस्या समझ लें। मान लो यदि मुझे कोई समस्या है और मैं मान लो राजस्थान में रह रहा हूँ, और राजस्थान में रह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा कि अगर लोकल गवर्नमेंट मेरे पास नहीं है, मान लो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ही है, मेरे यहाँ पे पानी की समस्या हो रही है और पानी की समस्या हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि हर बार जयपुर अपनी कैपिटल पे जाना पड़ेगा, और जयपुर में शिकायत, मतलब एक दिन जाओ एक दिन वापस आओ, शिकायत करके आओ सिर्फ पानी के लिए, या कोई बिजली की कोई समस्या हो गई। तो ये क्या हो गई, एक बड़ी समस्या देखी गई कि यार ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो ठीक है काम कर रही है, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ के जो लोग हैं, जो लोकल लेवल है, लोकल लेवल के जो लोग हैं, वो क्या उनकी समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या किया, लोकल जो गवर्नमेंट है वो क्रिएट की गई, और लोकल गवर्नमेंट को क्रिएट करने के साथ में ही जो विकेंद्रीकरण से डिसेंट्रलाइजेशन करने से जो काम होता है वो आसान हो जाता है करना। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पावर जो है वो लोकल बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो ये इसलिए क्या करते हैं कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, विकेंद्रीकरण करते हैं। हाँ, लोकल पीपल कैन आल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग है। देखिए ये तो मैंने आपको अभी बात बताई कि ये क्या लोकल लोग जो होते हैं, लोकल पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग में, यानी कि एक गांव की बात करें हम, तो गांव में क्या होगा, चुनाव होंगे और सरपंच बनेगा, तो लोकल लोग जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनके गांव की क्या समस्या है वो वहाँ पे समाधान कर लेंगे, उनको बार बार कैपिटल पर नहीं जाना पड़ेगा। अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 में पहली बार जो है डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। हम पूरे विश्व के तौर पर देखें, ये पूरे भारत के तौर पर देखें तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। हियर आर द की फीचर ऑफ थ्री टायर डेमोक्रेसी। फर्स्ट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रखा है कि समय समय पर या पर्टिकुलर टाइम पर क्या करें, लोकल बॉडीज में इलेक्शंस करवाएं। जैसे कि हम लोकल बॉडीज में देखते हैं तो एवरी 5 ईयर में जो है इलेक्शंस होते हैं। सीट आर रिजर्व इन इलेक्शन बॉडीज, कुछ सीटें जो है इलेक्शन बॉडीज में रिजर्व रहती है। एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, यानी कि एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के शेड्यूल ट्राइबल्स लोग और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी एसटी, एससी और ओबीसी, इन लोगों के लिए क्या हो, रिजर्वेशन हो, और इन रिजर्वेशन के कारण इनको आगे आने के लिए कहा जाए। एट लेस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस रिजर्व इन वुमेन, और जितनी सीटें हैं उसमें से 1/3 जो सीट्स है वो क्या हो, महिलाओं के लिए जो है रिजर्व होनी चाहिए। स्टेट इलेक्शंस कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो स्टेट इलेक्शंस कमीशन होता है वो डिसाइड करेगा कि प्रत्येक ये जो स्टेट्स है उसमें पंचायत हो, और साथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी अर्बन रूरल एरिया में तो पंचायत हो, और अर्बन एरिया में क्या हो, म्युनिसिपलिटीज इलेक्शंस होते रहे।
द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। लेकिन ये साथ साथ में, ये तो ठीक है, इलेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के साथ में क्या करें, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको रेवेन्यू जो है वो क्या करें, उनको देवे, और रेवेन्यू देने के साथ में ही उनकी हेल्प करें, पैसों से हेल्प करें, तभी तो क्या होगा, जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, अब देखते हैं पंचायती राज सिस्टम। बहुत ही बेहतरीन है पंचायती राज सिस्टम, और पंचायती राज सिस्टम को हम पढ़ते हैं बहुत डिटेल के साथ में। पंचायती राज सिस्टम्स नाउ, ये दो चीज आप देख लीजिए। पंचायती राज जो है वो रूरल एरिया में काम करेगी, वहीं म्युनिसिपलिटीज जो कॉर्पोरेशन है वो अर्बन एरिया में काम करेगी। तो लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नाउन एज पंचायती राज। जो रूरल गवर्नमेंट होती है उनको पंचायती राज के नाम से जाने जाते हैं। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत। कुछ लोग जो आ जाते हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के साथ में ही एक ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप के उन्हीं लोगों को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहा जाता है, जो इलेक्शन लड़ने में इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सिविल वार्ड मेंबर्स। और इसमें क्या होता है, जो कुछ वार्ड के लोग होते हैं, यानी वार्ड होते हैं, ठीक है, ऑफ कॉल्ड पंच, और उनको क्या कहा जाता है, उन वार्ड के लोगों को पंच कहा जाता है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ सरपंच। अब मैं आपको ये पूरा समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, लोकल पीपल होते हैं। लोकल पीपल जो है अपने एरिया के अकॉर्डिंग वार्ड को चुनते हैं। उस एरिया को क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाता है। और इस वार्ड का जो हेड होता है उसको कहते हैं पंच कहा जाता है, ठीक है। और दिख नहीं होगा, इस वार्ड को क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। और इस वार्ड से ऊपर जो सबसे हेड होता है उसे क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं, सरपंच, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा प्रोसेस होता है। यदि आप इलेक्शंस देने जाएंगे तो आप क्या करते हैं, सरपंच को डायरेक्ट इलेक्शंस करते हैं। पहले 2 वोट होती हैं आपके गांवों में, तो पहले क्या होता है, एक आप वार्ड पंच को देते हैं, और एक क्या करते हैं, हेड को देते हैं, यानी सरपंच को देते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस करते हैं। तो ये इसका प्रोसेस होता है। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि काउंसिल वार्ड मेंबर को कहा जाता है पंच, और जो प्रेसिडेंट होता है उसको कहते हैं सरपंच। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशंस लिविंग इन द विलेज और वार्ड। एडल्ट पीपल कौन है, जो 18 ईयर प्लस है, 18 ईयर जो प्लस मेंबर है सारे, वो क्या है, एडल्ट लोग जो हैं वो सारे क्या करेंगे, उस वार्ड में इलेक्शंस करेंगे। ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। जो गांव होते हैं उसमें ग्राम पंचायत जो है वो क्या होती है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब ये क्या होता है, इसमें एक गांव में क्या क्या काम होगा, उस पूरे गांव के लिए जो ग्राम सभा बुलाई जाएगी, और उसमें सभी वार्ड और पंच और गांवों के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, लोकल लोग जो होते हैं, कोई भी, वो सब क्या होता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। यही बात बताइए, जितने भी वोटर्स होते हैं वो इसमें मेंबर्स हो सकते हैं। इट हैज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस ऑफ ट्राइस अ ईयर टू approve the annual budget of the ग्राम पंचायत and review the perform of the ग्राम पंचायत। इनकी 2 से 3 मीटिंग होनी चाहिए, कंपल्सरी है, कम से कम तो 2 हो और अधिक से अधिक 3 हो। और कब हो, 1 ईयर में, यानी 1 ईयर में इनकी 2 से 3 मीटिंग, कम से कम 2 मीटिंग तो होनी ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटिंग इनकी होनी चाहिए। और उस मीटिंग में क्या करते हैं कि उनके गांव में क्या ज़रूरतें हैं, उनके गांव में प्रोग्रेस क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, क्या नीड्स हैं, तो वो सारे क्या करते हैं, यहाँ पे रिफॉर्म करते हैं। व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर दे आर पंचायत समिति। और जब बहुत सारे गाँव बन जाते हैं तो पंचायत समिति कहते हैं, और उन्हें ब्लॉक और मंडल भी कहा जाता है। द मेंबर ऑफ पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन द एरिया। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको एक अलग स्लाइड पर समझा देता हूं इसको, है ना। इसमें आप यहां समझ लें। देखिए क्या होता है, बहुत सारे गांव हैं, जैसे छोटे छोटे जो गांव हैं उसमें सरपंच आ जाते हैं, ठीक है, सरपंच यहां आ गए। अब ये सरपंच कौन है, आप डायरेक्टली इस प्रकार से माने कि ये कौन है, एक विलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बहुत सारे विलेज, 2 और मोर देन 2 विलेज जो होते हैं, जैसे विलेज प्लस विलेज प्लस विलेज, अब ये जब साथ में मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, मैं ब्लॉक, यानी पंचायत समिति। PS कर देता हूं मैं इसको, पंचायत समिति कहते हैं, इसको ब्लॉक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मंडल, MANDAL, मंडल, ये मंडल कहते हैं। और उसी प्रकार से जो है बहुत सारे पंचायत समिति, यानी PS प्लस PS प्लस PS, है ना, ये आ जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, जिला परिषद। जिला परिषद, ये क्या हो जाता है, जिला परिषद होता है। मतलब आप ये देखें कि बहुत सारे जब विलेज मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, पंचायती
पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, और बहुत सारे ब्लॉक, पंचायत समिति या मंडल एक ही नाम है तीनों, तो वो सारे क्या मिल जाएंगे और इलेक्शंस करेंगे तो वो किसको बनाएंगे, जिला परिषद को। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टू जिला यानी डिस्ट्रिक्ट परिषद, जिला परिषद, मेंबर ऑफ द लोकसभा, एमएलए और ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें जो अलग अलग होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, अलग लेवल बॉडीज आर मेंबर ऑफ जिला परिषद। और जिला परिषद में कौन होते हैं, जैसे एमएलए होते हैं, लोकसभा के सांसद, एमपीज होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के बहुत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं या इसमें होते हैं जिला परिषद में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पे सबसे छोटी जो इकाई है वो है ग्राम पंचायत, है ना। सबसे छोटी जो है वो है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में दो तरीके के होते हैं, एक होता है वार्ड, जिसके हेड को कहते हैं वार्ड पंच। वार्ड पंच, वार्ड पंच कहें, पंच कहें, एक ही बात है। और वार्ड पंच से जो ऊपर होता है उसको कहते हैं सरपंच, सरपंच। ठीक है, और जब ये बहुत सारी मल्टीपल गांव मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, पंचायत समिति। बहुत सारे गांव जब मिल जाएंगे, मान लो 1 2 3 4 5, है ना, इस तरीके के गांव मिलके क्या बना देते हैं, मिक्स में पंचायत समिति। और पंचायत समिति क्या, जिसे ब्लॉक कहते हैं, है ना, ब्लॉक कहते हैं, जिसको मंडल कहते हैं, मंडल कहते हैं। और यही ब्लॉक बहुत सारे मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, जिला परिषद। और इस जिला परिषद में डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, साथ में लोकसभा के एमपीज होते हैं और एमएलए होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसे एक ये वेबसाइट दे रखी है ना, वेबसाइट का ये पेज है, पेज लगा रखा है, जैसे पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, है ना, इस प्रकार से पंचायती राज होता है। जैसे ये यहाँ पे कोई योजना निकाली है तो क्या लिखा गया है इसमें, 1439 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र तो खोले जाने की घोषणा, है ना, महंगाई रहित कैंप, अशोक गहलोत, है ना, ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं, तो इस प्रकार से ये दे रखी है। अब देखते हैं म्यूनसिपलिटीज़, जैसे कि म्यूनसिपलिटीज़ में क्या होता है ना। एज ग्राम पंचायत, जैसे कि ग्राम पंचायत होती है वैसे ही, हाँ, एज ग्राम पंचायत इज ऑफ रूरल एरिया, जिस प्रकार से रूरल एरिया में ग्राम पंचायत होती है उसी प्रकार सिमिलरली वी हैव म्युनिसिपैलिटीज फॉर अर्बन एरिया, उसी प्रकार से म्युनिसिपैलिटीज होती है अर्बन एरिया में। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूट इनटू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो बड़ी बड़ी जो सिटीज होती हैं उसमें क्या होता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज consisting of people representatives, the municipal chairpersons in the political head, the municipality in the municipal corporations such as officer is called a mayor. Important. This new system of local government is the large experiment in democracy conducted anywhere in the world. Constitutional status of local government has helped to defend democracy in our country. It has also encouraged women's representative and voice of our democracy. देखिए ये क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये नगर पंचायत होता है सबसे पहले, यानी नगर पालिका जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर म्युनिसिपल काउंसिल होती है, और म्युनिसिपल काउंसिल के सबसे ऊपर क्या होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। यहाँ का जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं मेयर, ठीक है। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है उसे कहते हैं चेयर पर्सन। और यहां का जो होता है नगर पालिका का उसको कहते हैं चेयर मैन, है ना। हाँ, तो देखिए अब ये क्या बता रहा है कि इन सब का जो हेड होता है वो कौन कहलाता है, मेयर कहलाता है। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ये इलेक्शंस, जो इलेक्शंस कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो समय समय पर इसमें इलेक्शंस कराता है। और जिस प्रकार से रूरल एरिया में ग्राम पंचायत काम करती है उसी प्रकार से अर्बन एरिया में म्युनिसिपलिटीज काम करती है। म्युनिसिपलिटीज नहीं की ये, और ये क्या है कि जो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बांटा हुआ है, हम इतना डेप्थ में नहीं देंगे, बहुत बेसिक सा बता रखा है हमने, है ना। हाँ, और बिग सिटीज में जिस प्रकार होता है, और इसमें क्या है, महिलाएं जो है अपनी भागीदारी निभा सकती है, यानी कि महिलाएं जो है रिप्रेजेंटेटिव कर सकती है। और बहुत ही अच्छा सिस्टम है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और अपनी डेमोक्रेसी में, है ना, कि लोकल गवर्नमेंट को, इस प्रकार की लोकल गवर्नमेंट को, पंचायती राज की लोकल गवर्नमेंट को क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और पावर को शेयर कर रखा है।
ठीक है। तो इतना छोटा सा था, बस समझने लायक था कि किस प्रकार से जो है नगर पंचायत को चेयरमैन कहते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल होती है उसे चेयरपर्सन कहते हैं, और म्यूनसिपल जो मेयर होता है उसका हेड होता है उसे क्या कहते हैं, ये मेयर कहते हैं, इसके हेड को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। इस प्रकार से लोकल बॉडीज जो है वो एक अच्छा उदाहरण है पूरे वर्ल्ड में, और इसके साथ में ही हमने डेमोक्रेसी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको क्या कर रखा है, कि अच्छे तरीके से इसको रन करा रखा है। और ये जो वुमेन्स होती है इसमें रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है, और जो लोग लोकल पीपल्स होते हैं वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, वो अपनी कुछ कहने की क्षमता रख सकते हैं। तो ये है इसमें सारी चीज़ें कि किस प्रकार से जो है ये सारी बता रखी है कि म्यूनसिपलिटीज में ये होते हैं। तो दोनों लोकल बॉडीज अपन ने पढ़ ली। सबसे पहले देखी थी पंचायती राज, और पंचायती राज के बाद देखा था म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन। जैसे ये फॉर एग्जांपल है, जैसे नगर निगम उदयपुर है ना, तो नगर निगम है ये पूरा, है ना। तो इसी के साथ क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का हमने चैप्टर कंप्लीट किया, और चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म बहुत ही अच्छा चैप्टर था, छोटा चैप्टर था। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो लेसन्स तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इसकी जो पीपीटी है बहुत जल्द मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, शिमाली सर नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।